आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी है। योगी ने बुलंदशहर में रैली की और पहले ही दिन खेल दिया हिंदू कार्ड। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना की तुलना कश्मीर से कर दी है। आदित्यनाथ ने कहा है कि 1990 में जिस तरह कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को डरा धमकाकर भगाया गया, उसी तरह कैराना में हिंदुओं को डराकर भगाया जा रहा है। सवाल यह है, आज हम 5 की पंचायत में जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कैराना को कश्मीर क्यों कहा, और साथ ही क्या हिंदू मुसलमान के बंटवारे से ही होगा पश्चिमी यूपी का फैसला। यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभालते ही सबसे पहले बात कैराना की। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से हिंदुओं के पलायन के दावों को सच बताते हुए चेतावनी दी, जल्दी ही ये क्षेत्र एक और कश्मीर बन जाएगा। बुलंदशहर में एक रैली में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को ठीक उसी तरह से डराकर भगाया जा रहा है जैसे कश्मीरी पंडितों को डराकर घाटी से भगा दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद में हालत सबसे ज्यादा खराब है। जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ अब वो यूपी में होने जा रहा है। पिछले साल बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि हिंदू परिवार साल 2013 में हुए दंगों के बाद धमकियों और हमलों की वजह से मुस्लिम बहुल कैराना को छोड़कर जा रहे हैं। कैराना और पलायन का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और कैराना को एक और कश्मीर का नाम देकर बीजेपी हिंदुओं के वोट बटोरने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वहीं धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करने में आरएलडी के उम्मीदवार जावेद राव ने भी विवादित बयान दिया है। जावेद राव ने खुले मन से पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत खुलकर जाहिर की और पूरी हमदर्दी दिखाई है। साथ ही हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कमजोर देश बताया और इस चुनावी रैली में धर्म के नाम पर जमकर वोट मांगे गए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त सुदेश वर्मा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। साथ ही अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और एमएच खान साहब, प्रवक्ता बीएसपी। आप सभी का स्वागत है। जाहिर सी बात है सुदेश जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है, कैराना और कश्मीर में क्या कोई फर्क नहीं है? देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। कैराना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कैराना से पलायन हुए हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी बोलता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो नोटिस भी भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताए, क्योंकि एक कम्युनिटी का पलायन हुआ है और ये किसी कम्युनिटी की बात नहीं की। और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी बनेगी जो देखेगी ऐसे पलायन क्यों हुए हैं। और इसमें पलायन सिर्फ हिंदुओं का नहीं, कुछ लोगों ने बोला मुसलमानों का भी हुआ है, तो उन तथ्यों को भी स्टडी किया जाएगा। तो इसको हम लोग फिरका परस्ती के इशू से न देखें, इसको नाकामयाबी देखें समाजवादी पार्टी की, सरकार की, जो नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाई। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का भी पलायन हुआ है सुदेश जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान में मुसलमानों जैसा जिक्र नहीं था, वो बात हिंदुओं की कर रहे थे। और कैराना के 250 लोगों का पलायन आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 1 लाख कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर से निकले थे उनसे। देखिए, बात प्रोपोर्शन की है, बात अपने कहने के तरीके से है, वो क्यों कंपैरिजन किए कश्मीर से। लेकिन पलायन एक मुद्दा है, इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक कॉम्युनल इशू नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। हमने पहले भी बताया था, जब हुकुम सिंह ने ऐसी बात कही थी तो उन्होंने भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण किसी एक कम्युनिटी का गुंडा जो है उसका वर्चस्व है और उसको वो जिहाद का नाम दे रहा है। न उसको कोई मौलाना कंडेम कर रहा है, न उसको स्टेट गवर्नमेंट कोई हाथ लगाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में तो व्यक्ति बोलेगा ही नहीं कि पलायन क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपने किसी भी धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश की तो वो असंवैधानिक और अवैध होगा। क्या कोई सम्मान नहीं है? जी, धर्म आप बता रही है ना, धर्म आप बता रही है, धर्म योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं। नहीं, धर्म नहीं बता रहे हम लोग ये बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। धर्म नहीं बताया क्या इन्होंने? अगर विकास अभय जी से पूछ लेती हूँ। अभय जी, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था ना, सभी पार्टियां यहाँ खड़े होकर बोल रही थी हमारी ही डिबेट में कि हम सब बहुत खुश है इस फैसले से। ये आप लोग खुश हैं कि आप उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को इस रोग से ग्रस्त है। वो मुझको ये बताइए, ये कहते हैं कि कैराना बहुत बड़ा मुद्दा है, कैराना का पलायन। अरे जो
करोड़ों लोगों का डिमोनेटाइजेशन के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पलायन हुआ वो मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो मुद्दा नहीं है, देश का विकास मुद्दा नहीं है, धार्मिक ध्रुवीकरण मुद्दा है। मुझे बताइए, आपने कब से भगवान प्रभु श्री राम धार्मिक के नाम ध्रुवीकरण का कहां से आ गया भाई साहब? राजनीतिक दृष्टिकोण से? अरे धार्मिक ध्रुवीकरण कहां से आ गया? वही अखाड़ा, अगर पलायन हुआ है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, उसको अगर आदमी बताता है तो आप क्यों मानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण है? हमारे राम आस्था के प्रतीक है। क्या इन मुद्दों पर बात ही नहीं किया जाए? से निर्मोही अखाड़े राम मंदिर का मुद्दा उठाता है। आप आए 90 के दशक में, क्या किया 96 से आपने अपने घोषणा पत्र में डाल के रखा है? मुझे बताइए, कश्मीर में जो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं उनके साथ सरकार बना लेते हैं, क्या हुआ आपके आर्टिकल 370 का? क्या हुआ एक ध्वज का? उन दो ध्वजों के सामने शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री को, और आप मुखोटा लगा करके देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। जब भी आप निराश और हताश होते हैं, जब भी आपको ये अभय जी आपको चुनावी भाषण देने आए क्या? अभय जी, हाँ, अरे चुनावी मुझे ऐसे लग रहा है उत्तर प्रदेश हो, अभय जी आप सच्ची में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। पलायन की बात है जो यहाँ बात कुछ और हो रही है, आप अपना जो है ना कैंपेनिंग पलायन क्यों हुआ, इस पर जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आप। क्या सुदेश जी जवाब यादव के साथ क्या उनके राज्य में पलायन हुआ? आप पलायन के फेवर में क्या? में दलितों को पलायन नहीं हुआ है? सही नहीं है कि दलितों को पलायन हुआ है? किस तरह की बात कर रहे हैं? 24 चैनल क्या वो हिंदू है तो उनकी बात करना? फिर आप लोग दलित की बात कर रहे हैं, फिर आप लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, फिर मुसलमान की बात हो रही है। अनिल जी के पास आ जाती हूँ मैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर है। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि ये इसी तरह से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या कुछ हो, कोई मानने वाला नहीं है, और जानबूझकर कैराना का मुद्दा और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के पलायन से उसको जोड़कर वोटरों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, जबकि रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की जो कैराना पर आई हैं वो कई और तरह की भी बातें बोलती हैं। 10 सालों में ये जो है पलायन हुआ है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे यूपी में चुनाव आता है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही विकास का, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है जिसने 73 सांसद इनके चुन के भेजे, अधिकतर जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं और अधिकतर मजबूत मंत्री उनके उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बावजूद इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जैसे जैसे यूपी में चुनाव आता है, इनके पास इसी तरीके के ये सांप्रदायिक बयान देते हैं। अब जैसे कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो बयान दिया, इससे पहले भी जब उपचुनाव था यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने जिम्मेदारी दी वहां पर चुनाव की, और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़े। मैं बता दूं आपको, इस बार भी, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले आज योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, उससे पहले सुरेश राणा जी यही बात कह चुके। तो इनके एक नहीं, साक्षी जी मैं आपको बता दूं कि एक नहीं, कम से कम जो भी नेता ये चुनते हैं उनका यही मानना होता है कि भाई से भाई को लड़वाया जाए, और विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। 2 साल में यूपी को इन्होंने कुछ नहीं दिया। मैंने भाई के डर से भाई भाग जाए तो आपको कुछ नहीं बोलना है। अरे पलायन, सुदेश जी आप पलायन की बात मत करिए। आप पलायन सुदेश जी, पलायन तो वाकई में आप ही ने रोका है। मेरी बात सुन लीजिए, पलायन आप ही ने रोका है। डिमोनेटाइजेशन करके उत्तर प्रदेश के जो नौजवान बच्चे जो बाहर वहाँ अपने जो बेरोजगार थे, जो बाहर रोजगार ढूंढने गए, वो जो वहाँ बाहर काम कर रहे थे, वो वापस आ गए डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। उन्हें उनकी जो मानदेय मिलती थी वो कम हो गई और वो वापस आ गया। आपने वाकई में इस बात के लिए आपको बड़ी खुशी होती होगी, पर बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नौजवान आज घर बैठा हुआ है, वो मजदूर, वो किसान आपने घर बैठा दिया डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। एमएच खान साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी अनिल यादव ने बोला कि जब चुनाव का समय आता है तो उनको सारे धर्मों के लोग याद आ जाते हैं, खासतौर पर बीजेपी को हिंदू याद आ जाता है, आप लोगों को दलित याद आ जाते हैं। तो ये जो अभी कैराना का मुद्दा कश्मीर के साथ जोड़कर, एक मिनट सुदेश जी, एमएच की बात नहीं है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमान भी है, योगी आदित्यनाथ ने कई मुसलमान जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। सुदेश जी, दिक्कत ये है कि आप लोगों की जो नीति होती है ना, आप ही के जो लोग बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो उससे अलग बोलकर आ जाते हैं। फिर जब आप यहाँ पे डिबेट में बोलते हैं, आप वो चीज बोलते हैं जो आपकी पार्टी सोचती है। आप अपने ही लोगों को क्यों नहीं बोलते जो कि नेता बाहर जाकर बोलते हैं? आप योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली है, हिंदू धर्म के लोगों से जोड़कर बोलिए, इसीलिए मैं सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा उठा रही हूँ। विकास की बात की और बोली विकास, कौन से विकास की बात की उन्होंने? कैराना को कश्मीर से जोड़ दिया उन्होंने। चलिए एमएच खान साहब को इस पर अपना टेक लेने दीजिए। एमएच खान साहब, ये कैराना को कश्मीर से जोड़ना कितना सही है?
कि वो ऐसे ही सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण मानती कराते है हैं। ना कि कश्मीर का पलायन कॉमनवेल्थ था। मैं जरा एमएच खान साहब का जवाब ले लूं। सुदेश जी, एमएच खान साहब प्लीज बताइए, देखिए, कश्मीर और कैराना का उनको जो चुप आपस करा में कंपैरिजन है सही है? ऐसे डिबेट में हम जी मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ये लोग जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहता है चोर से चोरी करो और शाह से कहता है जागते रहो, और बाद में ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल करा के ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और उसके बाद ये कह देते हैं जब प्रेशर पड़ता है जनता का, आम पब्लिक का, तो ये कह देते हैं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है। अरे व्यक्तिगत बयान है तो उस पर कुछ कार्रवाई करिए ना। व्यक्तिगत बयान कोई यहाँ शादी ब्याह में थोड़े आप आए हो, आप राजनीतिक दल हो, आपके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। आपके दिल्ली के जो एक सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे हैं मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, ना मुसलमान को यहाँ रहने देना चाहते हैं। अब ये आदित्यनाथ योगी जी जो है ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये पूर्वांचल में पूरा आग लगा चुके हैं और यहाँ से आगे पश्चिम में आग लगाना चाहते हैं। जी। तो ये क्या है? ये देखिए, ये राजनीतिक दल नहीं लगते हैं। एमएच खान साहब, इस बीच हम सुना देते हैं कि आरएलडी के नेता जावेद राव ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। पहली बात लड़ाई की पाकिस्तान से लड़ने की, तो हम यहाँ बात नहीं करते। ये कहते हैं 26 जनवरी तो चली गई, झंडा वहां नहीं फहरा। ये कहते हैं पाकिस्तान में जाएंगे झंडा फहराएंगे। तो भैया हिंदुस्तान में क्यों डर रहे हो? 15 फौज वाले लेके क्यों घूम रहे हो? कमांडो की जरूरत क्यों है हिंदुस्तान में? जब तुम इतने ताकतवर हो, पाकिस्तान में जाके झंडा फहरा लोगे, यहाँ तुम्हें कमांडो की जरूरत क्यों है? सोचने की बात है। तो ये जावेद राव का आपने बयान सुना, अब ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब मुद्दे उठाने लग गए हैं। सुदेश जी, सबकी जो नजरें हैं आज आप ही के ऊपर हैं, क्योंकि कल भी हमने बड़बोले बयान पर जो भी नेताओं के होते हैं उसमें जब हमने चर्चा की थी तो 3 तो बीजेपी के थे। आज जो योगी आदित्यनाथ जब निकले हैं अपने प्रचार करने के, तो इस तरह का बयान उनसे उम्मीद भी थी कि कहेंगे और उन्होंने कह दिया। अब आप किस लेवल पे उसको डिफेंड कर रहे हैं? एमएच खान साहब बोले कोई शादी ब्याह में थोड़ी जा रहे हैं, नेता के रूप पर जा रहे हैं आप। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं, ये मेरी इनेबिलिटी है। आप बताइए, उन्होंने जो भी बात किया है आदित्यनाथ जी ने, वो हमारे मैनिफेस्टो से उठा के ही बात किया है। कैराना एक मुद्दा, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है मैनिफेस्टो में कैराना को कश्मीर से जोड़ा है आपने। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस पर जवाब मांगा है, क्या वो मुद्दा नहीं है? मैनिफेस्टो में आपने क्या कश्मीर को कैराना से जोड़ दिया है? सुदेश, मैं इतना जानना चाह रही हूँ आपसे। अरे अपने अपने कंपैरिजन का बात होता है। नहीं तो कंपैरिजन आपको, यहाँ से नहीं हुआ। घोषणा पत्र में 1 लाख लोगों का पलायन हुआ कश्मीर में, यहाँ आप 250 लोगों के पलायन से उसको जोड़ रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें रिपोर्ट कह रही है पिछले 10 साल में हुआ है। उसका रीजन लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। आप उसको हिंदू और मुसलमान के दम से क्यों जोड़कर देख रहे हैं कि यही राजनीति होगी इस बार इलेक्शन में? आप भय से पलायन की बात हो रही है। देखिए साक्षी जी, आपने और स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है सिक्योरिटी देने में। अरे आपके घोषणा पत्र में स्लॉटर हाउस भी एक मुद्दा है। आपकी मेनका गांधी जी लिखती है ब्लॉग में कि सबसे ज्यादा गाय मध्य प्रदेश से ले जाकर महात्मा गांधी के पोरबंदर में काटी जा रही है। इलीगल स्लॉटर हाउस गुजरात में है। ये मेनका गांधी एक राइटअप लिखती है। आपका एक राज्य मंत्री कहता है कि somebody stop me, मैं गाय खाता हूं, मगर सिर्फ चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए यहाँ वक्तव्य देने आ जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश की एक उपलब्धि तो बताइए भारतीय जनता पार्टी की, क्या 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया? आप लोग ये बताइए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? बस इतना आप लोग बता दीजिए। पहले तो बोला था हाँ, लेकिन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुदेश जी, आपने राहुल गांधी जी से नहीं पूछा जब वो बोल रहे थे हाथ के बारे में? राहुल गांधी जी आएंगे हमारे पास ये जवाब देने के लिए। आप बैठे तो आप दे दीजिए। हमने न हिंदू की बात की, न मुसलमान की बात की, हम पलायन की बात कर रहे हैं। किसी भी हद तक जाकर और राज्य की जनता को, देश के भाईचारे को, देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देंगे।
नहीं तो ये इस तरह के जो बयान आ रहे हैं अनिल जी, अगर आपको लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ते हुए और इस तरह की बयानबाजी हो रही है जो कि कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं, करेंगे क्या? जिनको आप नेता मानते हैं अखिलेश यादव को, उनके जमाने में 300 से 400 दंगे हो गए। अब मुझे बोलने दीजिए, मेरा नंबर आया है, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे दंगे कराए किसने? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। कराने वाली फोर्सेस देखिए, अभय जी एक मिनट, अनिल जी को जवाब देने दीजिए। दंगे कराने वाला पूरे देश में अभय जी प्लीज, अनिल जी का जो सवाल था। अपने बाप का नहीं हो चुका समाजवादी पार्टी और ये बेजोड़ गठबंधन जो हुआ है, प्लीज ना मुद्दे पे आ रहा पर्सनल अटैक। खान साहब वो जनता और भी लोग हैं, उन्हें भी बोलने अच्छा नहीं दीजिए। लगता खान साहब, अच्छा नहीं लगता, मुद्दे पे रहिए देखिए, ना। पत्थर वाली सरकार का भी कहीं कोई नंबर है नहीं। खान साहब आप लड़ाई में ही नहीं है। खान साहब आप लड़ाई में ही नहीं है, आप रहने दीजिए, इन बातों में कोई मोल नहीं है। आप ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आपको अपनी पार्टी को यहां दिखाना है, पर इन बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यूपी चुनाव में आपकी पार्टी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए। जी बोलिए। देखिए, पिछले 5 साल में, लगभग 5 साल में जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसमें सभी वर्गों को देखते हुए काम किया गया है। चाहे छात्रों की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर लीजिए, किसी भी। नहीं, आप प्लीज कैंपेनिंग मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात जी, मुद्दे पे रहिए। देखिए, प्लेटफॉर्म हम कैंपेनिंग नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे खान साहब, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात जी। मेरा सवाल ये था, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, करेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो चुनावी रैलियों में अरे खान साहब, आप बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे बनेगा? खड़े हो खान साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। खान साहब बात सुन लीजिए, ये तो जनता बता देगी। खान साहब बात सुन लीजिए, बस 1 मिनट बात सुन लीजिए कि देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो अपनी चुनावी रैलियों में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाते हैं। अब खान साहब आप बात ही नहीं सुनेंगे तो बोलने तो दीजिए। एमएच खान साहब सुन लिया आपको हमने, सुनिए एमएच खान साहब। खान साहब, आपको ये लगता है कि आपके यहाँ कहने से आपकी पार्टी की वोट बढ़ जाएंगी? आप इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, आप भी जानते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, आपकी राजनीतिक मजबूरी है अपनी पार्टी को यहाँ दिखाना। राजनीतिक मजबूरी, अब हमारे पास समय की मजबूरी हो गई है। जी। दिक्कत ये नहीं, अब ये मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती बोलने के लिए, समय नहीं है। क्या बात हुई देखिए अनिल जी, लेकिन आपने थोड़ी देर जितना भी अपना जो है वक्तव्य रखा वो हमने सुना और हमने कोशिश की एमएच खान साहब जी का ऑडियो हम थोड़ी देर के लिए डाउन रखे। लेकिन दिक्कत ये है खान साहब, सबके पास कान जरूर 2 है, सुन एक ही की बात सकते हैं, इसलिए एक एक करके आप लोग बोलते तो शायद सबकी बात और बेहतर तरीके से आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।